हेलो एवरीवन, मैं आशीष वैलिएंट क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं तो लास्ट लेक्चर में दोस्तों मैंने सेट के बारे में, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे रखा है। दोस्तों, अगर लास्ट लेक्चर का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके लास्ट लेक्चर का वीडियो वहाँ पड़ा हुआ है, उसे आप व्यू करके देख सकते हैं। दोस्तों, मैं इस लेक्चर में आपको उसके आगे की कहानी बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मैं आज पढ़ाऊंगा आपको कार्टीजियन प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कार्टीजियन प्रोडक्ट की, यानी कि कार्टीजियन प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों कार्टीजियन प्रोडक्ट की तो सिंपल है। कुछ स्टार्टिंग इनिशिएशन के लिए मैं बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हुए ये चीज स्टार्ट करता हूं। देखिए, मान लीजिए दोस्तों मैंने बोला कि एक सेट आपके पास यहां पे ए है और दूसरा सेट आपके पास यहां पे बी है। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट से कुछ ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है, और कार्टीजन का मतलब कुछ दोस्तों ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि दोस्तों जो भी कुछ है ऑर्डर्ड पेयर एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें हैं। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि दो सेट है आपके पास ए एंड बी। इस प्रोडक्ट का मतलब दोस्तों होता है कि प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी, यानी कि इसे आप पढ़ोगे ए क्रॉस बी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं दोस्तों ए में मैंने तीन एलिमेंट्स 1 2 3 ले लिए, बी में मैंने दोस्तों दो एलिमेंट 4 एंड 5 ले लिए, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दो सेट्स के बीच में किस तरीके से प्रोडक्ट होगा। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होगा कि मैंने फर्स्ट वाले सेट से पहले एलिमेंट अगर 1 को लिया, मुझे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लीकेशन दोस्तों होगा जैसे बचपन में बिटवीन पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लीकेशन हुआ करता था। ठीक है, आप किसी भी वेरिएबल को लेते थे, उससे आप जितने भी वहां पे टर्म्स होते थे सारे टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन होता था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सेट ए से अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे बी के लिए, तो एक एलिमेंट 1 को लेते हुए 4 से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन कुछ इस टाइप का होगा कि हमारा जो रिजल्ट बन के निकलेगा वो ऑर्डर्ड पेयर ही बन के निकलेगा, इसीलिए इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले वाले सेट से एलिमेंट 1 लिया, दो एलिमेंट्स 4 एंड 5 को मल्टीप्लाई किया, एंड सेकंड वाले सेट की अगर फर्स्ट सेट की अगर बात करूं सेकंड एलिमेंट की, तो 2 4 के साथ भी जाएगा, 2 5 के साथ भी जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 3 की बात करूं तो 3 4 के साथ भी जाएगा, 3 5 के साथ भी जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बोला है, रिजल्ट मेरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, यानी कि अगर आप ए क्रॉस बी करते हो, यानी कि प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स पढ़ा कैसे जाएगा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में दोस्तों एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। देखिए, ए क्रॉस बी में दोस्तों 1 अगर 4 5 के साथ गया तो 1 4 के साथ, यानी कि 1 4 बन जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 1 एंड 4। 1 5 के साथ 1 5 बन जाएगा। सिमिलरली 2 4 के साथ 2 4, 2 5 के साथ 2 5, एंड 3 की अगर बात करूं दोस्तों तो 3 जो है वो 3 4 के साथ जाएगा, एंड लास्ट 3 5 के साथ भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे देखूं, मैंने दो सेट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन किया है, वो मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी को मैंने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म्स में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो सीधा सा मतलब दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशन लिखना चाहूं, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशन लिखना चाहूं, तो ये डेफिनेशन आपके लिए काफी आसान हो सकती है। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन किस तरीके से होगी। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होगी कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स then A and B are two sets, then set of ordered pair A and B are two sets। दोस्तों यहाँ पे दो सेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, ऑब्वियस बात है, मैं अगर टू सेट्स बोल रहा हूं तो दोनों ही सेट्स दोस्तों आपके नॉन एम्प्टी ही होना चाहिए। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर such that सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दोस्तों उसे कुछ इस टाइप से करते हैं। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कोई ऑर्डर पेयर ए बी है, ए बी टाइप से जितने भी ऑर्डर पेयर उनका सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड
B belongs to B. If A and B are two sets, then set of ordered pair AB such that A belongs to and B belongs to B are called, is called Cartesian product. Cartesian प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, मैंने आपको डेफिनेशन बाद में लिखी है, लेकिन उसका एप्लीकेशन या फिर उसका जो भी मैंने डेरिवेशन किया वो मैंने पहले किया है। वो केवल इसलिए किया दोस्तों आपको दिखाने के लिए कि मैंने दो सेट आपके सामने लिए और दो सेट के बीच में प्रोडक्ट डिफाइन किया। प्रोडक्ट डिफाइन करने के बाद आपके पास कुछ ए क्रॉस बी में आपके पास करली ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर आ गए, जो कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो गए। इसीलिए मैंने दोस्तों इसको देखते हुए इतनी चीजों को मैंने डेफिनेशन इजीली डिफाइन कर दिया कि A and B are two sets, then set of ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B, that is जो पहला एलिमेंट दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर का होगा वो फर्स्ट वाले सेट से आएगा, एंड जो सेकंड एलिमेंट दोस्तों B होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो सेकंड वाले सेट से आएगा। तो इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर के सेट को दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दोस्तों ये हो गया। और बाकी दोस्तों अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैं बात करूं कि किस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हो, रोस्टर फॉर्म में या फिर आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो देखिए दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखिए मैंने कहा दोस्तों दो सेट है, यानी कि ए क्रॉस बी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोस्तों एलिमेंट मैंने पहले भी लिख रखा है, ए कॉमा बी टाइप के होंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। दोस्तों ये सेट बिल्डर फॉर्म में कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट को दोस्तों रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर दोस्तों मैं आगे की बात करता हूं, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दो सेट ले लेता हूं, मैं बात करता हूं दोस्तों दो सेट की। फिर से वही एग्जांपल, ए है आपके पास एक सेट 1 2 3, एंड दोस्तों मैं सेकंड सेट की अगर बात करूं बी की, तो मेरे पास जो सेकंड सेट बी होगा दोस्तों उसमें मेरे पास 4 5 दो एलिमेंट है। दोस्तों मेरा प्रश्न ये है आपसे कि अगर मैं इन दोनों सेट का मल्टीप्लिकेशन करूं यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दोस्तों मैं चाहूं तो दो तरीके से निकाला जा सकता है, यानी कि आप ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हो एंड आप दोस्तों बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हो। दोनों में डिफरेंस दोस्तों इतना होगा कि ए क्रॉस बी में जो पहला सेट होगा वो ए होगा, जो पहले एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के आएंगे वो ए से आएंगे, सेकंड वाला बी से आएगा। एंड बी क्रॉस ए की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो जो पहला सेट होगा वो बी का होगा, सेकंड सेट ए का होगा, एलिमेंट्स जो पहले वाले होंगे ऑर्डर पेयर के बी से आएंगे, सेकंड वाले ए से आएंगे। तो ये दोस्तों ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों ही डिफाइन हो सकता है यहाँ पे अगर मैं दो सेट ए क्रॉस ए एंड बी लूं। दोस्तों मेरा प्रश्न ये है कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी इक्वल हो सकते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, करके देखते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल आते हैं या नहीं। यहाँ पे दोस्तों मैं अगर ए क्रॉस बी निकालने की बात कर रहा हूं, देखिए मैं यहाँ पे दोस्तों अगर ए क्रॉस बी निकालने की बात कर रहा हूं तो एज इट इज जैसे मैंने पहले डिफाइन किया था, 1 जो है 4 के साथ, 1 5 के साथ, उसके बाद आपका 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, उसके बाद दोस्तों 3 4 के साथ एंड 3 लास्ट है 5 के साथ। तो ये दोस्तों ए क्रॉस बी इस तरीके से डिफाइन हो गया। अगर मैं बी क्रॉस ए की दोस्तों बात करूं तो बी क्रॉस ए हो जाएगा आपका, देखिए बी क्रॉस ए में दोस्तों बी पहला सेट होगा, ए सेकंड सेट होगा, तो 4 1 डिफाइन होगा, यानी कि 4 1 एंड 4 2 एंड लास्ट 4 3। फिर दोस्तों बी आपका चूंकि पहला सेट है, इसका दूसरा एलिमेंट 5 है, 5 तीनों के साथ जाएगा सेकंड वाले सेट में, 1 2 3 एंड तीनों के साथ, तो 5 1 5 2 5 2 एंड लास्ट है 5 3। देखिए दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि अगर मैं बात करूं ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए की, तो मुझे कुछ यहाँ पे दोस्तों ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दोनों सेट की अगर बात करूं तो इसमें 1 4 1 5 2 4 2 5 इस तरीके से। अगर मैं पहले सेट की बात करूं तो इसमें 1 4 है, जिसका पहला एलिमेंट है 1, सेकंड एलिमेंट है 4, लेकिन इसमें दोस्तों 4 1 है, यानी कि पहला एलिमेंट इसमें 4 है, सेकंड एलिमेंट 1 है। फिर कोई अगर मैं इसमें ऑर्डर पेयर उठाऊं पहले ए क्रॉस बी में से, यानी कि 2 4, तो इसमें पहला 2 है, दूसरा 4 है, इसमें पहला 4 है, दूसरा 2 है। तो दोस्तों देखने से ही पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है दोस्तों, वास्तविकता भी दोस्तों यही है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, सिवाय एक केसेस के। वो केस क्या है दोस्तों,
वो केस ये है कि अगर A इज इक्वल टू बी हो जाए तो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर A एंड B दोनों इक्वल सेट्स हो जाते हैं तो इक्वल सेट्स की कंडीशन में आपका A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। आप कह सकते हो कि इफ both these two sets A and B are equal then A cross B and B cross A follows commutative law of multiplication। ऐसे भी दोस्तों आप बोल सकते हो इसे, ठीक है दोस्तों। तो कॉम्बिनेटिव लॉ तभी दोस्तों फॉलो होगा जब ए एंड बी दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज दोस्तों याद रखिएगा कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता। वो आप देख रहे हो दोस्तों ऑर्डर पेयर ही डिफरेंट है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहां पे आपको ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद मैंने ये दिखाया कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल कैसे नहीं हो सकता है। आगे की बात दोस्तों करता हूं, देखिए क्या है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछता है कि कुछ सेट्स के एलिमेंट्स दिए होते हैं और पूछ लेता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन दीज टू सेट्स। कैसे देखिए दोस्तों, मैंने दोस्तों मान लीजिए कहा आपसे कि आपके पास कोई एक सेट ए है, ठीक है। आपके पास दोस्तों कोई एक सेट ए है, फिर से वही एग्जांपल हमारा 1 2 3 एंड दूसरा सेट बी है। दूसरा सेट बी है दोस्तों। बी के लिए अगर मैं डिफाइन करूं तो बी कुछ ऐसा ही हो जाएगा आपका 4 5, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि ए में कितने एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 है। और बी अगर बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2 है दोस्तों। अभी तक दोस्तों हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते चले आते यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते चले आ रहे थे तो हमारे पास ए एंड बी में जो भी ऑर्डर पेयर्स मिल रहे थे आप उन्हें देख सकते हो। ए क्रॉस बी मैंने निकाला था तो उसमें मुझे 6 एलिमेंट मिले थे। तो दोस्तों एग्जाम में प्रश्न भी ऐसा पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो पीछे का जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें 6 एलिमेंट आ भी रहे थे। और ऐसे भी दोस्तों अगर मैं देखूं तो 1 के साथ 1 4 1 5 दो एलिमेंट, 1 के उसके बाद 2 के साथ 2 4 2 5 दो एलिमेंट, 3 के साथ 3 4 3 5 दो एलिमेंट, यानी कि ओवरऑल 6 एलिमेंट्स यानी कि 6 ऑर्डर पेयर दोस्तों डिफाइन हो पा रहे हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रॉस बी तो ये एक दोस्तों फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मत लगाइए, यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन एंड इस क्रॉस को डिफरेंशिएट करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। ये डॉट मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रॉस आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों अगर प्रश्न आएगा एग्जाम में कि अगर ए में इतने एलिमेंट है बी में इतने एलिमेंट है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रॉस बी, या फिर क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, तो दोस्तों उसका आंसर होगा इस फॉर्मूले में रख के आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू सॉरी डॉट लगाया यहाँ पे नंबर ऑफ बी की बात करूं तो यहाँ 2 हो जाएगा 3 2 6 यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 6 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों ए क्रॉस बी भी अगर मैं दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो ए क्रॉस बी भी एक टाइप का एक सेट ही है, ठीक है। नॉर्मल से सेट की अगर दोस्तों आप बात करते हो तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल एलिमेंट होते हैं यानी कि 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो ए क्रॉस बी है दोस्तों वो एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जितनी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिपेंड वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक दो दोस्तों मैं प्रश्न कर लेता हूं। क्या प्रश्न करता हूं, देखिए सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट में बड़ी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। देखिए क्या है, कभी कभी दोस्तों ऐसा कहता है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज उन्होंने कहा कि ए में आपके एलिमेंट है सपोज ए ई आई एंड बी में दोस्तों एलिमेंट है ओ एंड यू, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का प्रश्न पूछता है। उसके बाद बोलता है कि पहला प्रश्न है
रिप्रेजेंट A क्रॉस B in रोस्टर फॉर्म। इसी में दोस्तों जो सेकंड पूछता है वो पूछता है रिप्रेजेंट A क्रॉस B इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसी में दोस्तों तीसरा है पूछता है रिप्रेजेंट A क्रॉस B इन एरो डायग्राम। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये तीनों दोस्तों मैं करा चुका हूं आपको अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन एक बार दोस्तों आपको फिर से बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो देखिए दोस्तों, जो पहला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है रिप्रेजेंट A क्रॉस B इन रोस्टर फॉर्म। वो तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। रोस्टर फॉर्म का दोस्तों सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आप किसी भी सेट में उसके एलिमेंट्स को एलिमेंटल फॉर्म में एज इट इज रख देते हो, कोई छिड़कानी नहीं करते हो। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं A क्रॉस B के रोस्टर फॉर्म की तो ये इस तरीके से हो जाएगा A क्रॉस B। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, A क्रॉस B निकाल रहे हो, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट A एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम B, A के साथ O, A के साथ U, यानी कि A O A U। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर E की बात करो तो E के साथ O जाएगा एंड E के साथ U जाएगा, यानी कि EU। एंड थर्ड वाले की बात करूं I के साथ भी O जाएगा, यानी कि IO हो गया एंड IU हो गया। तो दोस्तों ये रहा आपका रोस्टर फॉर्म। आप रोस्टर फॉर्म में सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एज इट इज एलिमेंटल फॉर्म में आप लिख देते हो। तो ये आपका दोस्तों रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट वाला दोस्तों अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाले की बात करूं तो नेक्स्ट में बोला गया है कि रिप्रेजेंट A क्रॉस B इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था सेट बिल्डर फॉर्म से। सेट बिल्डर फॉर्म से A क्रॉस B को रिप्रेजेंट करना है। देखिए दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये हो गया कि आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट में रिप्रेजेंट करते हो। कैसे करोगे दोस्तों, देखिए अगर मैं बात करूं A क्रॉस B की तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर मैं बात करूं A क्रॉस B की तो दोस्तों इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाओगे इस टाइप से। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स अभी भी आ रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही होंगे। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आप x, y ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, x, y ले लिया, x, y सच दैट x एंड y। ठीक है दोस्तों, x, y ले लिया सच दैट x एंड y belongs to vowels of English alphabet। ठीक है दोस्तों, यहां पे दोस्तों मैंने लिखा है A क्रॉस B इज इक्वल टू x, y such that x and y belongs to vowels of English alphabet, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स A, E, I, O, U के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करके आप जितने भी यहाँ पे आप दोस्तों नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हो वो आपके सेट बिल्डर फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से दोस्तों रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे की अगर दोस्तों मैं बात करूं, नेक्स्ट वाला पूछ रहा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों सेट की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, क्योंकि जो x वाला है वो A से आ रहा है, B वाला जो y से आ रहा है। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो दोस्तों, x बिलोंग्स टू A, E, I। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू A, E, I, क्योंकि दोस्तों जो पहला वाला एलिमेंट है वो सेट A से आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू A, E, I दोस्तों लिख सकते हो इस तरीके कर्ली ब्रैकेट में। एंड y बिलोंग्स टू दोस्तों यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में O एंड U लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मैंने दोस्तों इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि मैंने ऊपर x एंड y वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट तो लिख दिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है दोस्तों x में O एंड U भी आ जाए जो कि सेट A में नहीं है। तो दोस्तों आपको सेट x में A, E, I को दिखाना पड़ेगा, y में सेट O एंड U को दिखाना पड़ेगा,
एंड ये दोस्तों आपका कंप्लीट सेट बिल्डर फॉर्म का इंट्रोडक्शन है। जो नेक्स्ट वाला दोस्तों पूछता है वो क्या पूछता है, देखिए वो कहता है एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को। बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, मैं बता चुका हूं। एरो डायग्राम का दोस्तों सिंपल मतलब है कुछ इस तरीके से, आपने ये एक रीजन ड्रॉ किया ओवल शेप का, एंड सेकंड रीजन दोस्तों यहाँ पे आपने बी ड्रॉ किया। आपको दोस्तों यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है, यानी कि ए क्रॉस बी, ठीक है। सेट ए में ए ई आई है, सेट ए बी में ओ एंड यू है। दोस्तों यहाँ पे अगर एरो डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहोगे तो ए के साथ ओ जाएगा, ए के साथ यू जाएगा, उसके बाद ई के साथ ओ जाएगा, ई के साथ यू जाएगा, एंड आई के साथ ओ जाएगा, एंड आई के साथ यू जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों एरो डायग्राम की हेल्प से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये दोस्तों ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। मैं आगे की अगर बात करूं दोस्तों तो मैं आगे आपको स्टडी कराना चाहूँ रिलेशन की। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक दोस्तों सेट ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट की स्टडी कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका रिलेशन। बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में रिलेशन की बात की थी। देखिए क्या है दोस्तों रिलेशन। जैसे मैं दोस्तों अगर बात करूं ए क्रॉस बी में कुछ एलिमेंट्स की, ए क्रॉस बी में अगर मैं कुछ एलिमेंट्स की बात करूं तो इस तरीके से बात कर सकता हूं कि अगर सेट ए आपका फिर से वही 1 2 3 है, एंड सेट बी आपका दोस्तों यहाँ पे आपने लिख लिया मान लीजिए कि 1 3 5, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो ए क्रॉस बी में कुछ चीजें आएंगी, यानी कि ए क्रॉस बी फंक्शन 1 to 1 1 1, उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 5, फिर 2 से 2 1 2 3, एंड नेक्स्ट वाला आएगा 2 5। उसके बाद दोस्तों मैं 3 से लूं तो 3 1 3 3 एंड 3 5, ठीक है दोस्तों। तो मैंने दो सेट दोस्तों ए एंड बी लिया, ए क्रॉस बी कराया, इस टाइप से एलिमेंट आए। दोस्तों रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशन कुछ अलग सी चीज नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड चीज है। होता क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट के दोस्तों जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। रिलेशन इतना बोलता है कि रिलेशन भी ऑर्डर्ड पेयर का ही दोस्तों सेट होता है। जिस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, उसी तरीके रिलेशन भी ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट होता है। लेकिन दोस्तों दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि रिलेशन में केवल ऑर्डर्ड पेयर यानी कि उन्हीं एलिमेंट्स को लिए जाते हैं जिन पे किन्हीं कंडीशन को अप्लाई किया जा सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन दोस्तों फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर मैं दोस्तों बात करूं कि ए कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट आपका ये, सेकंड कंपोनेंट बी है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट में दोस्तों किन्हीं भी रिलेशन यानी कि किन्हीं भी कंडीशन के तहत जितने एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के इंक्लूड हो पाते हैं दोस्तों, उन्हीं एलिमेंट्स का सेट रिलेशन बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं अगर यहां पे अपने मन से किसी भी कंडीशन को दो कंपोनेंट्स में अप्लाई करना चाहूं तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। देखिए मैं अगर दोस्तों यहां पे बोल दूं कि अगर ए बी कोई एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, ए बी कोई एलिमेंट है दोस्तों, ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा हूं, such that a is less than b, तो दोस्तों अगर कोई ए बी कोई एलिमेंट ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसका कोई हिस्सा होगा और ऐसा हिस्सा होगा जिसमें ए इज लेस देन बी, तो दोस्तों यहां पे सारे सेट्स को आप नहीं ले पाओगे। वहां पे दोस्तों आप किसी चुने हुए सेट को ले पाओगे जिसमें कि फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन सेकंड कंपोनेंट। यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 1 की, ये नहीं हो सकता दोस्तों। 1 3 की बात करूं, ये हो सकता है, यानी कि आपका पहला एलिमेंट जो हो जाएगा इस कंडीशन के थ्रू 1 3। दोस्तों मैं 1 5 की बात करूं तो ये भी आ सकता है इसमें। उसके बाद 2 1 की बात करूं दोस्तों, ये नहीं आ सकता। 2 3 की बात करूं दोस्तों, ये आ सकता है, यानी कि 2 3 भी लिख दिया क्योंकि 2 इज लेस देन 3, ठीक है दोस्तों। फिर 2 5 की बात करूं तो ये भी आ सकता है, एंड 2 3 2 5 भी आ सकता है। 3 1 की दोस्तों बात करूं तो ये नहीं आ सकता क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 1, फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी लेस देन सेकंड कंपोनेंट। दोस्तों 3 5 की अगर बात करूं तो ये आ सकता है, यानी कि 3 5 हो गया, एंड सेकंड बात करूं 3 5 1 सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 3 है, 3 3 दोस्तों यहाँ पे नहीं आ सकता है। नेक्स्ट वाला है 3 5, वो यहाँ पे आ सकता है क्योंकि 3 इज लेस देन 5। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कंडीशन की, कंडीशन ये है कि a इज लेस देन b
इस कंडीशन के तहत अगर दोस्तों देखा जाए तो केवल 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट। तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन में किन्हीं भी कंडीशन के थ्रू केवल उन्हीं एलिमेंट्स को आप रख सकते हो जिन एलिमेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट यूनिवर्सली रिलेटेड हो सेकंड कंपोनेंट से। यूनिवर्सली रिलेटेड का मतलब दोस्तों ये, अगर मैंने आपसे बोल दिया है कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑलवेज लेस देन सेकंड कंपोनेंट, तो दोस्तों ये कंडीशन ऑल दीज ऑर्डर्ड पेयर्स पे अप्लाई होनी चाहिए। यानी कि आप देख पा रहे हो इसमें हर एक कंपोनेंट, जो पहला कंपोनेंट है वो सेकंड वाले कंपोनेंट से ऑलवेज लेस देन है ही। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रिलेशन कुछ ऐसा ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब देखने में एक चीज दोस्तों ये पता चल रही है कि अगर मैं सपोज इसे रिलेशन आर के नाम से डिफाइन कर दूं, जिसमें मैंने एक कंडीशन अप्लाई की है, इसको मैं रिलेशन आर के नाम से डिफाइन कर दूं, तो दोस्तों आप ये भी बोल सकते हो कि जो आर है वो ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और दोस्तों सच्चाई भी ये है कि रिलेशन हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, हमेशा ए क्रॉस बी का दोस्तों सबसेट होता है। तो दोस्तों ये तो इंफॉर्मेशन है। कोई एग्जांपल देके अगर डेफिनेशन की दोस्तों मैं बात करूं तो डेफिनेशन रिलेशन की बहुत ही आसान है। देखिए क्या डेफिनेशन है, देखिए दोस्तों डेफिनेशन दोस्तों बहुत ही आसान है। इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी आर टू सेट्स। दोस्तों फिर से मैंने नॉन इम्पिटिव वर्ड नहीं लिखा है, मैं अगर नॉन इम्पिटिव नहीं लिख रहा हूं तो आप ये जान जाइएगा कि ए एंड बी आर टू नॉन इम्पिटिव सेट्स। दोस्तों ए एंड बी आर टू सेट्स, देन any subset of A cross B, any subset of A cross B always shows a relation under certain condition, ठीक है दोस्तों मैंने एग्जांपल के थ्रू मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने ये डेफिनेशन में डाल दी है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स द एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि मैंने जो रिलेशन लिखा था दोस्तों जिसमें ए रिलेशन बी था वो सबसेट था ए क्रॉस बी का, इसलिए मैंने उसको डेफिनेशन में डाल दिया। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ऑलवेज शोज रिलेशन। दोस्तों कोई भी सबसेट आप ए क्रॉस बी का उठाते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जो पिछला उठाया बस वही था। दोस्तों जितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे के सारे सबसेट आपको एक रिलेशन शो करेंगे अंडर सर्टेन कंडीशन। उनमें कोई ना कोई कंडीशन जरूर दिखेगी दोस्तों। जहां पे मैंने लिखा है अंडर सर्टेन कंडीशन, ये कंडीशन हमेशा दो एलिमेंट्स x एंड y के बीच में ही दिखती है, जिसमें x दोस्तों पहले वाले सेट A से आता है, y दूसरे वाले सेट B से आता है। दोस्तों एक्चुअल में जो रिलेशन का मतलब है, रिलेशन है तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ही, जिसमें रिलेशन ऑर्डर पेयर का वो सबसेट होगा जो ए क्रॉस बी से आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली जो कंडीशन डिफाइन होती है वो कंडीशन दो कंपोनेंट्स के बीच में ही डिफाइन होती है। एक्चुअली दोस्तों जो रिलेशन होता है वो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के दो कंपोनेंट्स के बीच में ही डिफाइन करता है। जैसे मैंने पीछे दिखाया था कि ए इज लेस देन बी था। तो दोस्तों अगर कोई भी रिलेशन कोई भी दो सेट के बीच में आपको दिखाई दे रहा है तो वो एक्चुअल में रिलेशन दोस्तों उन सेट के कंपोनेंट्स के बीच में होगा। यानी कि एक कंपोनेंट x इज रिलेटेड टू y। दोस्तों इसे आप पढ़ोगे x इज रिलेटेड टू y। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों एक डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन को दोस्तों फिर से मैं वही बताना चाहूंगा जिस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। डेफिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखिए दोस्तों आप रिलेशन को दोस्तों r इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स डिफाइन करोगे। आर में दोस्तों एलिमेंट्स ऑब्वियस ही बात है x, y टाइप के ही होंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर टाइप के ही होंगे। दोस्तों x आपको पता है कि ये सेट A से ही आएगा एंड y दोस्तों पता है आपको सेट B से ही आएगा। दोस्तों यहां तक की जो डेफिनेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अगर आप पीछे देख सकते हैं तो यही लिखा हुआ है दोस्तों। एक इंफॉर्मेशन दोस्तों ये है कि x बिलोंग्स टू एंड y बिलोंग्स टू B एंड x y बिलोंग्स टू R, या फिर दोस्तों आप लिखोगे x रिलेटेड टू y, और करके आप लिख लोगे दोस्तों x रिलेटेड टू y।
दोस्तों कहने का सेंस क्या है, यहां तक की जो डेफिनेशन आपने लिखी है दोस्तों वो ये लिखी है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका जो ऑर्डर पेयर है, सब ऑर्डर पेयर एलिमेंट वो भी रिलेशन का ही एलिमेंट होगा, बशर्ते कि यहां पे दोस्तों मैंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि एक्स वाई रिलेटेड टू आर बिलोंग्स टू आर या एक्स रिलेटेड टू वाई। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो भी कंडीशन दोस्तों रिलेशन में दिखाई देगी उस कंडीशन को आप इतने के बाद कॉमा करके लिखोगे। अगर x इज लेस देन y है तो दोस्तों आप x इज लेस देन y लिख दोगे यहां पे। दोस्तों x इज अगर ग्रेटर देन y है तो आप यहां पे x ग्रेटर देन y लिख दोगे। x इज स्क्वायर ऑफ y है तो दोस्तों यहां पे आप ये लिख दोगे। कहने का सेंस दोस्तों ये है कि डेफिनेशन में आप यहां तक तो एज इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, उसके बाद जो कंडीशन है दोस्तों वो यहां पे आप लिख दोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे दोस्तों मैंने रिलेशन की आपको डेफिनेशन बता दी है। आगे में दोस्तों रिलेशन के टाइप्स हैं, कुछ डोमेन रेंज वगैरह इंफॉर्मेशन है। दोस्तों मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूं, जितनी भी आगे की चीज है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए एंड डिस्क्रिप्शन लिंक में दोस्तों वहां पे जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को आप क्लिक करके हमारी लाइव क्लासेस एंड डाउट सेशन को आप वहां से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों मैं इस लेक्चर को यहीं पे बंद करता हूं, यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों धन्यवाद।